हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कुछ दिनों से अपना बिजनेस स्टार्टअप सीरीज चला रहे हैं और आज हमारा कैटेगरी 3 यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, कैसे शुरू करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिक चीजें आपकी जानकारी के लिए मैं दूंगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एलएलपी जो है, एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रेगुलेटेड है। ये बेसिकली है पार्टनरशिप, पर आप नाम से ही पता चलेगा आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो पार्टनरशिप की है कि आप एग्रीमेंट बनाइए, आप अपने हिसाब से एग्रीमेंट बनाने के बाद से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, आपके जो भी मन में पार्टनर से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट देती है। जो एलएलपी की एग्रीमेंट जो बनेगी वो आपके हिसाब से बनेगी। और इसमें प्राइवेट लिमिटेड का फायदा भी है, जो लिमिटेड लायबिलिटी वाला पोर्शन है जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला फायदा भी है। तो थोड़ा फायदा पार्टनरशिप का, थोड़ा फायदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, और दोनों को मिक्स करके खिचड़ी बना दी गई एलएलपी। बाहर देशों में ये कंसेप्ट बहुत पुराना है और यहाँ पे भी अब डेकेड से ज्यादा हो गया है इसको आए हुए। तो हम इस एक्ट को बने हुए, तो हम कह सकते हैं कि ये इधर अभी आप कह सकते हो टीनेज काइंड ऑफ में है इंडिया में। तो अब हम इसकी बेसिक, जैसे हमने पहले एनालिसिस करा था विद द सेगमेंट्स, तो आज भी हम इसके सेगमेंट्स पे बात करेंगे। पहला सेगमेंट इसका होगा कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो सिंस दिस इज अ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप है, तो कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर्स होने तो जरूरी है। पर इसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट है जो आपको समझने पड़ेंगे। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इसमें अभी। और मिनिमम ये चीज बोलना जरूरी है, इसीलिए मैं इसकी टेक्निकलिटी में जा रहा हूं। इसमें मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी है। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो है जो इस कंपनी को, आप कह सकते हो एक प्राइवेट लिमिटेड के लिए जैसे डायरेक्टर होता है, वैसे ही एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। उनको डीपिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर वो पहले कोई ऐसी लिमिटेड लायबिलिटी में पार्टनर नहीं है या फिर कोई डायरेक्टर नहीं है तो उनको डीपिन लेना पड़ेगा। उसके बाद वो इसके डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट हो सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एमसीए के थ्रू पोर्टल पे कुछ फॉर्म्स है, वो फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी की उस पर वेरिफिकेशन होगी आपके फॉर्म में, और उसके बाद ये फॉर्म अपलोड होगा। और उसके बाद कुछ और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बाद आप अपना एलएलपी बना सकते हैं। इसमें नेम अप्रूवल हो गया, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको एग्रीमेंट डालना पड़ता है। मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता, मैं आपको कोर इंपोर्टेंस देना चाहता हूं कि ये चीज में फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक है और ये एमसीए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत में आता है, उनके यहाँ आपने फॉर्म फिल करने हैं, आपके डिटेल्स जाएंगे उसमें, उसके बेसिस पे आपका ये एलएलपी रजिस्टर हो जाता है। तो एलएलपी रजिस्टर होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है इसके एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में। जब इसके एनुअल कंप्लायंसेस की हम बात करेंगे तो फिर जब तक आपकी, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है पर टेक्निकल है, तो इंपॉर्टेंट और टेक्निकल चीजों को मैं लेके जा रहा हूं। तो अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है और 25 लाख रुपए से ज्यादा आपकी पेड अप शेयर कैपिटल हो जाती है, तो आपको एमसीए के थ्रू, ध्यान दीजिए, एमसीए के थ्रू ऑडिट करानी जरूरी है, बुक्स ऑफ अकाउंट, एक्सटर्नल पार्टी, एक्सटर्नल ऑडिटर से, जिसकी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एमसीए में जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, आपको मैं बता रहा हूं। और अगर आपका इससे कम है तो फिर एनुअल रिटर्न है इसके, 2 फॉर्म जाते हैं, उसके साथ अटैचमेंट भी जाते हैं। अगर ऑडिट नहीं है तो फिर वो भी आपको एनुअली एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इसकी डिटेल्स आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। पहला केस हो गया। तो इसकी कंप्लायंसेस आपको, एक तो इनकॉर्पोरेशन में है कि आपको कंप्लायंस की जरूरत है, उसके बाद दूसरा है कि आपको ऑडिट करनी है एज पर द टर्नओवर और कैपिटल के बेसिस पे, ये एमसीए का। उसके बाद ये ऑडिट नहीं है तो फिर भी आपको एनुअल कंप्लायंसेस तो करनी ही पड़ेंगी, अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं जीरो डेट से। उसके बाद इनकम टैक्स पे आते हैं। आपका पैन कार्ड इश्यू हो जाएगा जैसे ही आप रजिस्टर कराते हैं, तो फिर डे 0 से ही आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद टैन नंबर मिलेगा। तो अगर आपको टीडीएस की लायबिलिटी आती है तो टीडीएस की पेमेंट करानी पड़ेगी, उसकी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी।
उसके बाद इनकम टैक्स की बात कर दी तो एनुअल रिटर्न आपको फाइल कराना पड़ेगा। जीएसटी जैसे आपका टर्नओवर क्रॉस हो जाता है, ये आप पे डिपेंड करता है आपको जीएसटी कब लेना है। अगर आप चाहते कि जीएसटी में कुछ टाइम बाद लूंगा तो आप टर्नओवर का वेट कर सकते हैं, वरना टर्नओवर के बेसिस पे जीएसटी भी मैंडेटरी हो गया। जीएसटी में भी जैसे ही इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए है, इसमें भी आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं और या रेगुलर स्कीम में जा सकते हैं। उसके हिसाब से आपकी मंथली या क्वार्टरली रिटर्न हो जाएगी और एनुअल रिटर्न हो जाएगी। और टर्नओवर क्रॉस होती है उस लिमिट पे, 2 करोड़ है वैसे अभी के लिए, तो आपको ऑडिट करानी मैंडेटरी हो जाएगी जीएसटी की। वैसे ही करके इनकम टैक्स की भी जो ऑडिट लिमिट है उसके बेसिस पे आपका इनकम टैक्स की भी ऑडिट करानी पड़ेगी। एक इसकी बैकलॉग या लिमिटेशन आप कह सकते हैं जो कंप्लायंस में है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म में, एचयूएफ में और अब हमारे इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का स्कीम ले सकते थे, एलएलपी में जाके वो स्कीम खत्म हो जाती है। यहां पे आपको वो स्कीम नहीं मिलेगी, आपको फ्लैट रेट पे टैक्स लगेगा। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जितना इनकम कमाएंगे उस पे टैक्स होगा। हम अब एलएलपी की कुछ बेनिफिट्स की बात करेंगे कि हमें क्या फायदा है एलएलपी को लेने में। तो इसमें तो एक मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि ये फ्लेक्सिबल है, मतलब आप अपने एग्रीमेंट को अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट, पर कुछ हद तक बहुत फ्लेक्सिबल है ये। उसके बाद दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपके कंप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड से बहुत कम है। इसमें अगर कंपेयर करेंगे अपर लेवल, नीचे से तो ज्यादा है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म से, प्रोप्राइटरशिप से, एचयूएफ से इसको कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इसके कंप्लायंसेस ज्यादा है। पर अगर आप कॉर्पोरेट बनाना चाहते हैं तो फिर कंपैरिजन अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करेंगे तो फिर इसकी जो एनुअल कंप्लायंसेस है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। उसके बाद तीसरी एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड कुछ बात बोली थी, तो फिर जो एलएलपी बनता है वो भी उस स्टार्टअप इंडिया के लिए एलिजिबल है। मतलब आप एलएलपी बनाने के बाद वो सारे फॉर्मेलिटी जो स्टार्टअप इंडिया में दी गई हैं, जिसको हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, तो अगर वो फॉर्मेलिटी आप सारा पूरा कर देते हैं तो फिर आप उस स्कीम के लिए, स्टार्टअप स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो एलएलपी और प्रोप्राइटरशिप सिर्फ 2 एंटिटी है जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो स्टार्टअप इंडिया की इनिशिएटिव में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करी थी उस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि हमें पार्टनरशिप से इसमें अपग्रेड करने का, मैंने हमेशा आपको बोला है अपग्रेडेशन की बात करिए, तो इसमें अपग्रेड करने का हमें फायदा क्या मिलेगा। तो आप गौर करिए इसके नाम पे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। तो लिमिटेड लायबिलिटी जो इसका पार्टनर का होता है वो कमिटमेंट तक ही लिमिटेड होती है। जैसे अगर कैपिटल बना हुआ है और उस कैपिटल का कमिटमेंट अगर 10,000 रुपए का कैपिटल बना हुआ है और एक पार्टनर का 5,000, दूसरे पार्टनर का 5,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, तो वो जो कमिटेड कंट्रीब्यूशन है 5,000 रुपए तक ही ये पर्सन लायबल होता है। तो इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अनटिल अनलेस, अब एक्ट में ऐसे कंडीशन दे रखे हैं जो कंडीशन को ये पार्टनर अगर अपने मिसडीड के कारण कुछ ऐसा गड़बड़ कर देता है तो फिर तो लायबिलिटी बढ़ जाती है। पर जेन्युइन केस में कोई अगर दिक्कत नहीं करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल सिनारियो में वो लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। प्लस दूसरा इसमें एक फायदा और भी है कि जो और पार्टनर है, जो सेकंड पार्टनर है या थर्ड पार्टनर है, कोई भी पार्टनर है, कोई वो मिसडीड करता है, कोई गलत काम करता है और उसकी वजह से कोई लायबिलिटी अराइज होती है और आपको वो पता नहीं है कि उसने वो मिसडीड करा है, आपके कंसेंट के बिना, आपके अंडरस्टैंडिंग के बिना उसने वो करी है, तो फिर आपको वो लायबिलिटी आप पे अराइज नहीं होगी। वो सेकंड पार्टनर या जो पार्टनर ने वो करी होगी वो उसके केस के बेसिस पे उस पे हो सकती है कि वो लायबिलिटी अराइज हो जाए। पर आप अगर उस पे इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, आपको पता नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी या फिर आपने वो कंसेंट नहीं दी थी वो काम करने के लिए, तो फिर आप बच सकते हैं इस लिमिटेड लायबिलिटी के क्लॉज के चक्कर में। तो ये एक बेनिफिट है जो हमें पार्टनरशिप फॉर्म में देखने को नहीं मिली। वहां पे पार्टनर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल थे हर लायबिलिटी के लिए, इधर सिर्फ वही पार्टनर लायबल है या फिर आप माना जाए तो वो पार्टनर उतने ही क्या कहते हैं लायबिलिटी के लिए या फिर कंट्रीब्यूशन के लिए लायबल है जितना कमिटेड है, और जिसने भी गलत काम किया, मिसडीड किया है, तो उसको वो लायबिलिटी अराइज हो सकती है। पर जो पर्सन ओरिजिनली दूसरा पर्सन है जिसने वो मिसडीड नहीं करा है उसको ये लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है टू अपग्रेड फ्रॉम पार्टनरशिप टू एलएल। फायदे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसके थोड़े बहुत लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं, मेजर लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो फिर इसका एक मेजर लिमिटेशन है कि इसमें जो टैक्स रेट लगता है इनकम टैक्स का, वो फ्लैट 30% का रेट लगता है। जबकि अभी माननीय वित्त मंत्री ने प्राइवेट लिमिटेड के लिए बहुत सारे राहतें इनकम टैक्स में दे रखी हैं, वो राहतें इस पे उतना एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर और लिमिटेशन की बात करें तो भले ही आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंपैरिजन में इसमें कंप्लायंस कम हो, पर फिर भी जो पार्टनरशिप फॉर्म है और जो प्रोप्राइटरशिप और हमारे HUF है, उनके कंपैरिजन में इसमें लीगल कंप्लायंसेस ज्यादा ही है। और तीसरी बात एक और है कि इसमें वेंचर कैपिटल, जो अगर आप कहीं और से फंड रेज करना चाहते हैं एज ए स्टार्टअप, अगर आप वेंचर कैपिटल रेज करना चाहते हैं, आपके आइडिया पे कोई और आप चाहते हैं कि इन्वेस्ट करे, तो फिर लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इन्वेस्ट करना उतना प्रीफर नहीं करते जितना प्रीफर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना करते हैं। तो फिर ये एक अच्छा खासा रीजन हो सकता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म वहां पे थोड़ा सा लैक कर जाता है। तीसरी बात एक है कि इसमें नए पार्टनर को ऐड करना, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट होती है वो एग्रीमेंट सबने बैठ के फिट करा होता है, तो नए पर्सन को किसी को लेके आना हो या किसी को छोड़ के जाना हो तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है सिचुएशन। और उसके बाद अगर सिर्फ 2 ही पार्टनर है फॉर एग्जांपल के लिए, और एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है, तो फिर पूरा का पूरा पार्टनरशिप फॉर्म में कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। डर रहता है कि वो कोलैप्स हो जाएगा अनटिल अनलेस वहां पे आप किसी और पर्सन को लेके नहीं आते हो। तो ये लिमिटेशंस हैं इसके। तो इसकी मेजर फायदा जो था वो इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है और कंप्लायंस कम है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट लिमिटेड। पर हम पार्टनरशिप फर्म से अगर देखते हैं तो फिर कॉर्पोरेटाइजेशन तो हमें मिलेगा, पर साथ में बहुत सारा कंप्लायंस बर्डन भी हमारा एड ऑन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि इज इट वर्थ इट आपके लिए कि आप पार्टनरशिप फॉर्म से या फिर प्रोप्राइटरशिप से अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो फिर ये सारे आपके थोड़े बहुत लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी कंप्लायंस लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब आपको कंप्लायंस ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा। तो फिर अगर वो बर्डन ठीक है, मैं कर सकता हूं, बेयरेबल है, तो फिर आपके लिए LLP क्या कहते हैं, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। क्योंकि इस मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको कि क्या क्या चीज फायदा है। तो एक तो मैंडेटरी ऑडिट नहीं है, MCA के थ्रू की बात कर रहा हूं मैं। इनकम टैक्स में भी इनिशियल ऑडिट नहीं होता है, वो टर्नओवर बेस्ड है। MCA का ऑडिट भी इसका टर्नओवर बेस्ड है। उसके बाद GST का ऑडिट टर्नओवर बेस्ड है। तो फिर अगर आप नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो फिर ये हो सकता है कि नया LLP में ये सारे ऑडिट वाले फंडे नहीं आएंगे, बेसिक एनुअल रिटर्न की बात आएगी। तो थोड़ा सा कंप्लायंस तो है, पर कंप्लायंस एकदम हैवी बर्डन ऑफ कंप्लायंस भी नहीं है जितना हमें प्राइवेट लिमिटेड में अगले वीडियो में हम जब डिस्कस करेंगे उसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें इसके अपने एडवांटेजेस है और कुछ लिमिटेशंस है। तो आपको लगता है कि नहीं, ये लिमिटेशंस मेरे लिए उतने मायने नहीं रखते हैं, मैं पॉजिटिवली इन लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकता हूं और ये लिमिटेशन मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, अगर आपको लगता है तो फिर मैं आपको ये एक ऑप्शन बताना चाहूंगा जो आप बिजनेस स्टार्टअप के लिए कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, तो आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड है, हमारा लास्ट कैटेगरी का, उसके बारे में पॉजिटिव और उसके लिमिटेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। फिर आप चारों वीडियोस को देख के आप अपने लिए बेस्ट स्टार्टअप बिजनेस स्टार्टअप है उसको आप कंसिडर करके आप अपने लिए अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। होप मैं मेरे ये वीडियो सीरीज आपको हेल्प कर रही है आपके डिसीजन मेकिंग में, और मैं यही कहते हुए आपसे आज के वीडियो से विदा लेता हूँ। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, नमस्ते।